हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम लूसेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। हालांकि सिर्फ फैक्ट्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ हम कंसेप्ट को भी पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भले ही लूसेंट के क्वेश्चन हम कैरी कर रहे हैं, पर मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं रटा रहा हूं। मैं काफी सारे आपको कंसेप्ट, स्टोरीज, सारी चीजें लिंकेजेस करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि इस सीरीज के बाद, ये जब सीरीज एंड होगी तो आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ जाए। इस सीरीज में हमारी ये चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस और आ चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 3 वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उन प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव इस सेशन का। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, देख लो। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जब एक पता चल जाता है कि इसमें क्या रहता है कि अगर ये पता चल जाता है कि या तो असर्शन गलत है या रीजन गलत है, तब तो आसानी पड़ जाती है। पर अगर दोनों सही हो जाते हैं ना, तो एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होने लगती है कि क्या असर्शन इसका करेक्ट, क्या रीजन जो है करेक्ट रीजन है आपका असर्शन का। ये सारी चीजें तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, यानी कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। और दूसरा रीजन ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। अब देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट यानी कि असर्शन को अगर हम देखें तो इसको डिकोड करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि क्यों क्वासी फेडरल है, पर मैं फिर से आपको स्टार्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे ऐसा ना लगे कि उसे पहले जाके कुछ वीडियोस देखने हैं। सब कुछ मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है इंडियन फेडरलिज्म को? देखिए, अगर हम प्योर फेडरलिज्म की बात करें, जो ट्रू फेडरल है या ट्रू फेडरेशन कंट्रीज होती है, वो क्या करती हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि जो पावर का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर जो होता है, वो इक्वल होता है एक तरह से। सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार और स्टेट यानी कि राज्य सरकार। तो ये होता है आपका ट्रू फेडरल। पर अगर हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म डिफर करता है इस चीज पे। यहां पे क्या सिस्टम है, इंडियन फेडरलिज्म का सिस्टम यह है कि यहां पे केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्य सरकार। यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल थिंकर्स का क्या काम होता है? देखिए, आज की डेट में एक पिक्चर जब आती है, कोई पिक्चर रिलीज होती है, तो आप सबसे पहले ना क्रिटिक्स के वीडियोस देखते हैं कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्या ये पिक्चर अच्छी है या इस पिक्चर को कितने स्टार्स दे रहे हैं। तो वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था बैक इन 1949, तो बहुत सारे क्रिटिक्स थे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने ऐसे क्रिटिक किया था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो प्योर फेडरलिज्म नहीं है, इट्स अ क्वासी फेडरल या आपका पार्शियल फेडरलिज्म। क्योंकि अगर हम ट्रू फेडरेशन की बात करें तो ट्रू फेडरेशन यूएसए को बोला जाता है। ट्रू फेडरल की अगर हम बात करें, ट्रू फेडरल कंट्री की हम बात करें तो वो यूएसए को बोला जाता है कि यूएसए इज अ ट्रू फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेट्स के पास पावर है, अच्छी खासी पावर है। पर अगर हम कंपेयर करें इंडियन फेडरलिज्म में, तो स्टेट्स के पास पावर है। ऐसा नहीं कि स्टेट्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, पर हां, कुछ मुद्दों में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अथॉरिटी रहती है, ज्यादा पावर रहती है। इस वजह से जो इंडियन फेडरलिज्म है उसे क्वासी फेडरल या आपका पार्शियल फेडरलिज्म बोला गया है। किसके द्वारा? जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइन किया है। और कंपैरिजन किससे किया जाता है? आप पूछेंगे ना कि भैया ये बताइए, क्वासी फेडरल है ठीक है, पर किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है कि जो भारत का फेडरलिज्म है वो पार्शियल है या क्वासी फेडरलिज्म है? तो वो है आपका यूएसए की बात करें तो यूएसए आपका पहला या ट्रू फेडरल कंट्री है या ट्रू फेडरेशन है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ ले एग्जाम में, कभी कभी स्टेट पीसीएस में ऐसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और कभी कभी एग्जाम में हम गलत कराते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में कि यूएसए इज अ ट्रू फेडरल कंट्री या यूएसए लाइज द ट्रू फेडरेशन, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही होगा। तो अगर हम असर्शन की बात करें तो ये पूरी तरीके से सही है भैया, क्योंकि जो भारत का फेडरलिज्म है या जो भारत का फेडरेशन है वो आपका क्वासी फेडरल या आपका पार्शियल फेडरेशन है। अब रीजन को देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉन यूनिटरी। अब ये तो आप रीजन पढ़ के समझ जाएंगे कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या कह रहा है रीजन में, भारतीय संविधान ना तो संशोधित है और ना ही एकमात्र है। ऐसा नहीं है, फेडरल कंट्री है। भारत का जो फेडरल कैरेक्टर है या जो भारत का फेडरल नेचर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रीजन पूरी तरीके से गलत है।
असर्शन का मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल है, जो फेडरेशन है हमारी भारत की, जो फेडरल पॉलिटी है, उसे क्वासी फेडरल या पार्शियल फेडरल बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो असर्शन पूरी तरीके से ट्रू है और आपका जो रीजन है वो पूरी तरीके से फॉल्स है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपके पहला क्वेश्चन का रीजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है आपका सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्योंकि मैंने कल आपको पूरा डिटेल, कल के सेशन में मैंने पूरा डिटेल आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि क्यों भारत ने ऑप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों भारत ने फॉर्म किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं पूरा एक बार आपको जल्दी से इसका क्विक रिवीजन दे देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए चीजें। तो देखिए, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि आपका इंडिया में ऑप्ट किया गया है, दैट इज ऑप्टेड इन इंडिया, एंड द अदर वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The other one is presidential form of government that is opted in the USA, United States of America. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करता है कोऑपरेशन, वो कोऑपरेट करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है इनकी कोऑपरेशन, यानी कि एक साथ कोऑपरेट होके लोग काम करते हैं। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पे पावर सेपरेशन होता है, यहां पे आपका पावर सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था कि क्यों भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट किया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए ऑप्ट किया गया था दोस्तों, रीजन ये था कि जब आजादी मिली और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे तो उन्होंने ये बोला कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत में क्या था? ब्रिटिश हुकूमत में पावर जो है वो एक आदमी के पास थी, यानी कि सिंगल हैंड था। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है प्रेसिडेंट वो आपका हेड होता है, सुप्रीम होता है। इस वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट किया गया ताकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से लोग आ सके। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बने जाते हैं, और इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आ सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कैटेगरीज, कम्युनिटीज से। क्योंकि इंडिया is a heterogeneous society and United States of America is a homogeneous society. That's why they are opted for the presidential form of government. But India, on the other hand, is a heterogeneous society. That's why they are opted for the parliamentary form of government. And मैंने इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूरा बताया था। एक चीज मैं बता देता हूं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, जैसे आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो पार्लियामेंट में कोई बिल पेश कर रहे हैं, तो वो अपना लेजिस्लेटिव एक्शन प्ले कर रहे हैं, और जब वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउस में, चाहे वो बीट इन लोकसभा बीट इन राज्यसभा, और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तो वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। अब कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए जब नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट कमेटी को हेड कर रहे हैं तो वो अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन प्ले कर रहे हैं। यानी कि जहां पे कानून बन रहा है, जब बिल पेश हुआ है कानून बन रहा है, वो होता है आपका लेजिस्लेचर, और जब कानून बन जाता है और उस कानून को इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो इंप्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। क्लियर हो गया? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी समझाया, आज के सेशन में समझा दिया, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले, बीट इन इंटरव्यू में कोई पूछ ले और आपको नहीं आएगा, तो ये आपके अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको बेसिक चीजें, ये जितनी भी बेसिक टर्म्स है ना, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए और इसका एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्यों ऑप्ट किया गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी। अगर हम चारों स्टेटमेंट को एक एक करके देखें, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रिपब्लिक है, जो भारत का रिपब्लिक है, वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारे यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि वो चुन के आती है।
हेरिडिटरी नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है। यानी कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो हेड है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो हेरिडिटरी है या मोनार्की है, राजा का बेटा राजा, वो वाला सिस्टम इंडिया में नहीं है। यहां पे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पर ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है ये आपकी डेमोक्रेटिक है। क्योंकि कौन वोट देता है इलेक्शंस में? प्रेसिडेंट की अगर हम इलेक्शंस की बात करें, अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें, तो जिन लोगों को हम वोट देते हैं, यानी कि हम और आप जो भारत के नागरिक हैं, जिनको हम वोट देते हैं और हम जिनको बैठाते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वही लोग जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो पोस्ट है ये डेमोक्रेटिक है, यानी कि भारत का जो रिपब्लिक है, जो स्टेट, जो आपका स्टेट ऑफ हेड है, वो रिपब्लिक यानी वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि चुन के आता है। भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो, पर जो लोग वोट देते हैं या जो लोग चुनते हैं जो लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को, उनको हम ही लोग चुन के बैठाते हैं पार्लियामेंट में या डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया बड़े ही सिंपल भाषा में। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत में डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लेजिस्लेचर के पे। यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो अपना कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे रखता है, जिस वजह से जो एग्जीक्यूटिव है, इनकी जो पावर है, इनके पास जो पावर आती है उसकी वो मिसयूज ना कर सके। तो इस वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है भैया? द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रियम्बल में प्रियम्बल की लाइन ही की शुरुआत इस तरह से होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पास पावर है, हम सुप्रीम पावर है, हमारे पास पूरी तरीके से पावर हमारे, यानी कि जो भारत के नागरिक है, हम और आप। इट प्रोवाइड फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी। पूरी सही से बात है, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी की तरह करता है, मतलब एक है, यहाँ पे कोई डिफरेंट अथॉरिटी नहीं है कि आप कहीं और जा रहे हैं तो डिफरेंट अथॉरिटी हो गया। सिंगल एक्सटेंटल अथॉरिटी है, यूनिफाइड अथॉरिटी है। तो ये चारों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इनका रीजन क्या है ये भी बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में सेशंस में बताई हुई हैं, वो थर्ड वीडियो, सेकंड वीडियो। तो उन प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे आया था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यार सवाल आता है कि इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और भैया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है? देखो भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर हम भारत के संविधान की बात करें, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज प्रॉपरली मेंशन करी गई है कि पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 आता है, पार्ट 4, इस तरह करके हर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पे। और कोई भी कानून अगर संशोधन हो रहा है तो उसी पार्ट में एक नया क्लॉज ऐड कर देते हैं। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जब पॉलिटी की बात होती है, जब तैयारी शुरू होती है, तो लोग सबसे पहले, अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो लक्ष्मीकांत को रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत एक होलिस्टिक बुक है, उसमें हर एक चीज मेंशन करी गई है। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडियन पॉलिटी, यानी कि आप जाओगे उस बुक में हर एक चीज मेंशन है, तो वो क्या है? वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो इस वजह से जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्यूमेंट होता है, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से प्रॉपरली मेंशन की जाती है कि पार्ट 1 हो गया, टेरिटरी की बात करेंगे, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट हो गया, 4 डीपीएसपी हो गया, सारी चीजें। कुछ क्लॉज ऐड हो रहा है तो वो भी उसी संशोधन में नया क्लॉज ऐड कर दिया जाएगा। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मेंटेन रहता है। ये होता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, यहां पे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे नीड होती है, वैसे वैसे कानून बनते चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होता। जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्राइम एग्जांपल है इज ऑफ योर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे क्या सिस्टम है, यहां पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको पढ़ना होगा तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं। जैसे हमारा संविधान है, हमारा संविधान एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटिफाइड है, वैसा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे वो लोग क्लॉजेज या लॉज हैं वो ऐड करते चले जाते हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि क्या डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही है, या जिस देश का संविधान रिटन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डेमोक्रेसी वही है? तो ऐसा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल देखें ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड? इसका सीधा आंसर है ब्रिटेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जो ऑप्ट किया है वो किससे इंस्पायर्ड है? वो आपका इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से। वो किससे इंस्पायर्ड है? वो आपका इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से। क्लियर हो गया? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पहला कहां था? पहला वो था यूएसए। अगर आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है पहली बार कहां हुआ, वो आपका ब्रिटेन हो गया। और साथ ही साथ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहली बार यूज या पहली बार फॉर्म कहां किया गया था, उसका आंसर भी आपका ब्रिटेन ही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और साथ ही साथ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एज इट इज स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं ये, और ये इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि लोग गलत कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, यहां ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सब यूरोप का पार्ट बनाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इस वजह से मैं आपको चीजें समझाते हुए और साथ ही साथ फैक्ट भी समझा रहा हूं, क्योंकि ल्यूसेंट, भले ही हम ल्यूसेंट कवर कर रहे हैं, पर मैं आपको रटा नहीं रहा हूं कोई भी चीज। जितने भी सेशंस हुए हमारे, अगर आप देखे होंगे वीडियोस, तो मेरा स्टाइल यही है, स्टाइल ऑफ टीचिंग यही है कि मैं आपको क्लास में कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दूं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी ऑफ योर स्टेट पीसीएस, यू विल नॉट एबल टू रॉन्ग द क्वेश्चन। समझ रहे हैं? आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो फैक्ट से ज्यादा मेरा फोकस कहां होता है भाई? मेरा फैक्ट से ज्यादा फोकस होता है कंसेप्ट्स पे, क्योंकि कंसेप्ट्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिर आप टॉप पे जाते हैं, उसी तरीके से जब कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप बहुत अच्छे से लेते चले जाओगे, एंड वन डे यू विल एबल टू सेल योर डिजायर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है केसी वेयर। मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है इसे क्वासी फेडरलिज्म भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, आई हैव टोल्ड यू दैट, अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है आपका कोऑपरेशन के साथ। कोऑपरेशन मतलब क्या? सहायता, मदद करना। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेट की तरह काम, कोऑपरेशन पे काम करता है। किसके बीच में? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इस वजह से जो इंडियन फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी राज्य सरकार यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिल के काम करते हैं। जब टफल आएगा ना, अगर कोई रिफ्ट आएगा दोनों के बीच में, तो ये इंडियन पॉलिटी यानी कि जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक साथ कोऑपरेट होकर काम करेंगी तो जैसे जैसे राज्य बढ़ते, जैसे जैसे राज्य डेवलप होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इंडिया एज अ होल डेवलप होता चला जाएगा। और फिर जो बोला जाता है कि इंडिया, ये जो सेंचुरी है, द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड स्पेसिफिकली टू इंडिया। तो इस अगर स्टेटमेंट को प्रूफ सही करना है, इस स्टेटमेंट को अगर सही प्रूफ करना है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो ये है कि कोऑपरेशन हो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। जब कोऑपरेट होंगे, जब साथ मिलकर आप काम करेंगे ना, तब आप माइल्स अपार्ट रीच कर सकते हैं, क्योंकि अकेले आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो जहां भी हैं, जिसके साथ हैं, हमें साथ में मिलकर काम करना है, सहायक की भूमिका निभानी है। तो इसी तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टफल कम हो जाए,
जो रिफ्ट चलते रहते हैं, अभी आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं कि सेंटर स्टेट के इश्यूज होते रहते हैं, स्पेशली जहां पे सेंट्रल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल की उस स्टेट्स में जहां पे सेंट्रल की सेम गवर्नमेंट नहीं, वहां पे ज्यादा इश्यूज और रिफ्ट होते रहते हैं। बीट आपका अगर गवर्नर की बात हो जाए, डिफरेंट चीजों की बात होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छी बात नहीं, इन्हें सॉल्व करना चाहिए। और वो सॉल्व कैसे हो सकता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन कोऑपरेटिव लाइंस। ओके, क्लियर हो गया? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म जो किसने बोला था? केसी वेयर साहब ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भैया भारत का संविधान क्या है? क्या वो रिजिड है? क्या वो एकदम कठोर है? क्या वो लचीला फ्लेक्सिबल, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल है? क्या बहुत ज्यादा कठोर है? या भाई पार्शियल रिजिड है और पार्शियल फ्लेक्सिबल है? तो इसका आंसर है आपका डी, पार्शियल रिजिड पार्शियल फ्लेक्सिबल। अब देखिए यहीं पे जो मैं ये सीरीज लेके आना डिफर कर जाता है कि अगर देखिए ल्यूसेंट में क्या है, ल्यूसेंट में स्टेटमेंट दे दिया आपने, याद कर लिया, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है कि बस हाँ आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो भारत का संविधान है वो पार्शियली रिजिड है भैया, पार्शियली फ्लेक्सिबल है, मेंस में आप नहीं कर पाओगे। तो यही आपको समझना होगा और यही मेरी सीरीज है, यही मैं सीरीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट्स तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, पर जो मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्यों भारत का संविधान जो है, क्यों भारत का जो संविधान है वो पार्शियली रिजिड है, यानी कि थोड़ा कठोर है और साथ ही साथ थोड़ा लचीला भी है। समझिए, कोई कानून पास करना है, कोई बिल पेश हुआ है, कोई बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में कोई बिल पेश हुआ। अब इस बिल का कोई मोटिव है, ये बिल का कोई क्लॉज होगा, बहुत बिल के ना बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2 इस तरह करके एन नंबर्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं। कोई पर्टिकुलर क्लॉज इस बिल का, ये कोई बिल एक्स है, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, ये कोई बिल है, इसका कोई क्लॉज, वेरियस क्लॉज भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, शायद उसको इंपैक्ट कर रहा है। सपोज करिए फेडरल कैरेक्टर को, यानी कि भारत का अगर हम फेडरल नेचर की बात करें, फेडरल कैरेक्टर की बात करें, तो ये क्या है? ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फेडरल कैरेक्टर। तो कोई बिल पेश हुआ, उसका कोई क्लॉज फेडरल कैरेक्टर को अगर हार्म कर रहा है, तो ये बिल कैसे पास होगा? ये बिल पहले आपके लोकसभा में पास होगा, ठीक है, आपका वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेंबर्स। उसके बाद आपका राज्यसभा में पास होगा। उसके बाद फेडरल कैरेक्टर को अगर हार्म कर रहा है तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है, यानी कि साथ ही साथ इन दोनों के साथ आपका जो 50% स्टेट्स हैं, यानी कि 50% स्टेट का रैटिफिकेशन भी चाहिए, यानी कि भारत के जो स्टेट हैं उसमें 50% स्टेट्स को भी हामी भरनी पड़ेगी, तब जाके ये जो बिल है वो पास होगा। तो ये बिल को पास करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले आप लोकसभा में मेजोरिटी है, सपोज करिए ब्रूट मेजोरिटी है, आप यू एबल टू सक्सेसफुली पास द बिल इन लोकसभा। राज्यसभा में मुश्किल हो सकती है, पर चलो राज्यसभा में भी पास हो गया। पर जब स्टेट रेटिफिकेशन की बात आएगी तो उसमें मुश्किल आ सकती है। तो इस अगर प्रोसीजर की बात करें, ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये क्या प्रोसीजर है? ये आपका रिजिड प्रोसीजर है, ठीक है, ये आपका रिजिड प्रोसीजर है ना। मुश्किल होगी, क्यों मुश्किल होगी? ऐसा नहीं कि अननेसेसरी मुश्किल होगी, मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि उस बिल में शायद कुछ ऐसा क्लॉज है जो भारत की जो फेडरल पॉलिटी है उसको हार्म कर रहा है। इस वजह से इस कंडीशन में वो क्या हो गया? वो हो गया आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर कोई बिल पास हो रहा है, वहीं अगर कोई बिल पास हुआ है, कोई स्कीम है, उस स्कीम से पावर्टी, जो गरीबी है, उसको कम करने की बात की जा रही है, रोजगार देने की बात की जा रही है, तो वो बिल बहुत आसानी से लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जितने मेंबर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं उनके 50%, तो ये इजीली हो गया। तो इस वजह से जो भारत का संविधान है वो आपका पार्शियली फ्लेक्सिबल है और पार्शियली रिजिड भी है, यानी कि जब बात आएगी जो संविधान की फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी में हमारा संविधान बना है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जब उसको अमेंड करने की बात आएगी तो वो बिल पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और कभी कभी आपका 50% ऑफ स्टेट्स रैटिफिकेशन की भी नीड पड़ती है। जब वो बिल जो है अगर सेंटर और स्टेट रिलेशंस में कोई ना कोई चेंजेस ला रहा है, सपोज करिए फाइनेंशियल पावर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें 50% ऑफ स्टेट रैटिफिकेशन भी जरूरत होती है। तो इस वजह से स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इन दोनों के वजह से, साथ ही साथ स्टेट का से भी आ जाता है जब कोई सेंटर और स्टेट रिलेशन में चेंज कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर बिल। तो इन सभी कारणों की वजह से जो हमारा संविधान है ना बहुत ज्यादा रिजिड है, ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो पार्शियल रिजिड है, पार्शियल फ्लेक्सिबल है। क्यों ऐसा किया गया? ताकि फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया क्योंकि भाई समय बढ़ रहा है,
1949 में हमारा संविधान बना था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खतरे आ सकते हैं, डेंजर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। समय के साथ हमें चेंज होना पड़ता है ना, जितना आप समय के साथ चेंज होगे उतना आप सक्सेस करने के जो आपके चांसेस वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको स्टिक नहीं होना है भाई, स्टिक कभी नहीं होना जीवन में, कभी भी एक जगह ये मत सोचना कि ये जो मैं कर रहा हूं ना ये बेस्ट है। हमेशा आपको चेंज होते रहना है, जैसे जैसे टाइम की नीड है वैसे वैसे आपको चेंज होना है, वैसे वैसे आपको अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, तब जाके आप जो भी रेस में हो या आप जो भी आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। अचीव करने के बाद भी अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये कोट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्लेक्सिबल क्यों बताया? फ्लेक्सिबल इसलिए बताया क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नीड होगी कि कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें आएंगी, तो उसको चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाया गया। साथ ही साथ रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए बनाया गया कि भैया कल को अगर कोई ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार आती है तो कहीं संविधान की जो फिलॉसफी है कहीं उसी को ना चेंज कर दे, इस वजह से उसे रिजिड भी बनाया। तो पार्शियली रिजिड, पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि समय के साथ जो भी नीड होगा, क्लॉज होगा, जो कानून बनेंगे, जैसे सपोज करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक, ये सारी चीजें क्या हो रही, बायो वॉरफेयर, ये सारी चीजें क्या है, ये आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ये डेंजरस भी ला रही ना, तो इनको टैकल करने के लिए कोई ना कोई कानून बनेंगे, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। पर जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है, जो संविधान की बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज ना करे कोई भी एग्जीक्यूटिव या सरकार, इस वजह से आपका रिजिड भी बनाया गया। तो समझ में आ गया क्यों पार्शियली रिजिड है और क्यों पार्शियली फ्लेक्सिबल है। ये स्टेटमेंट का आंसर आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, पर जो मैंने एग्जांपल से समझाया है इसको अपने दिमाग में रखिएगा, रिस्टोर करिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और सुन लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू है वो किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड है? तो उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू सिंपल यही है, जुडिशियल रिव्यू यही है कि कोई बिल पास हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और अगर वो बिल जो है या तो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मौलिक अधिकार, आपके मेरे हमारे मौलिक अधिकार को अगर वॉलेट कर रहा है, साथ ही साथ वो जो कानून पास हुआ है, जो बिल पेश हुआ है, जो बिल पास हुआ है, वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, अगर उसको भी वॉलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास पावर है कि इस पर्टिकुलर बिल को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे और इसे नल एंड वॉइड करते, यानी कि इस बिल को खत्म कर दे। तो ये होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू किस स्टेट से या किस देश से लिए इंस्पायर्ड है? वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैं पूरा डिटेल समझा चुका हूं, पर तब भी आपको मैंने एक बार जल्दी से क्विक समझा दिया कि जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब देखिए भारत का जो संविधान है, मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान क्या है। भारत के संविधान में जो फेडरल नेचर है वो ये है कि सेंट्रल एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है कंपेयर टू स्टेट, यानी कि राज्य सरकार की अगर तुलना की बात करें तो जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये फेडरेशन, ये जो हमारा फेडरल है, जो इंडियन फेडरलिज्म है, ये कहां से इंस्पायर्ड है? ये यूएस से इंस्पायर्ड नहीं है भाई, यूएस मत मार दीजिएगा। यूएस इज अ ट्रू फेडरेशन। यूएस में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो पूरी तरीके से सेम है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की पावर लगभग सिमिलर है। पर ये यूएसए मत मार देना, यूएसए ट्रू फेडरल के लिए जो हमारा फेडरलिज्म है, जो इंडियन फेडरलिज्म है, वो इंस्पायर्ड है आपका कनाडा से, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेट है आपका राज्य सरकार के कंपेयर में। अब ये पूछिए आप, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया ने क्यों इंडियन फेडरलिज्म वाला मतलब इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो ऐसा क्यों ऑप्ट किया कि सेंट्रल को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? देखिए इसका रीजन है, समझिए। 1947 में 1947 में हमें आजादी मिली, पर साथ ही साथ बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान बना। और 1946 में 46 और 47 के दौर पे हम बात करें तो बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे थे, कम्युनल जो हार्मोनी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जब संविधान सभा बैठे तो लोग डिबेट में बोले कि इस वक्त बंटवारा हो चुका है, तो अभी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है, ताकि जितने भी स्टेट्स अभी हैं, जितने भी इंडियन यूनियन में स्टेट्स हैं, वो एक साथ इंडियन यूनियन का पार्ट बने रहें। इस वजह से
जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया ताकि जैसा बंटवारा हुआ 1947 में आजादी मिली और पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान बन गया, वैसा इंसिडेंट फ्यूचर में कभी ना हो। इस वजह से यानी कि इंडिया की इंटीग्रिटी बने रहे, इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर या एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया गया ताकि जितने ये जो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबको इंटीग्रेट कर सके। इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया यूएसए इज अ होमोजीनियस सोसाइटी, इंडिया एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, इंडिया इज अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी। तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं। तो जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो एक कॉमन लिंक होना चाहिए ना जिससे वो लिंक हो सके। तो वो कॉमन लिंक उनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए जो सबको इंटीग्रेट करके रह सके। इस वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो फेडरलिज्म है उसको अपने हिसाब से इंडियन फेडरलिज्म वाला टर्म दिया। उसमें यह था कि सेंट्रल जो है वो स्ट्रांग रहेगा, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत पावर ही खत्म कर दिया स्टेट को, ऐसा नहीं है, पर हाँ कुछ मामलों में, कुछ मुद्दों में जब देश की बात आएगी, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, अखंडता की बात आएगी, तो उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? इंडियन फेडरलिज्म कहां से ऑप्ट किया गया था ये आपको बता दिया मैंने, कनाडा से। पर क्यों ऑप्ट किया गया था, यानी कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन रट नहीं रहे हैं। क्वेश्चन रटना बहुत आसान चीज है, एग्जाम से पहले ल्यूसेंट रट लीजिए, बहुत हो जाएगा। पर जब आप मेंस में बैठेंगे, क्योंकि मेंस में आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स, एसेज भी रहते हैं, आंसर राइटिंग भी रहती है। तो ये सारी चीजें आप कैसे डेवलप करोगे? आप रट के डेवलप नहीं कर सकते हो जब तक आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर के साथ क्या होता है ना, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होती है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आपका एक परसेप्शन जनरेट होता है, और जब आपका एक परसेप्शन जनरेट हो जाएगा देन यू विल एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। सो आंसर लिखने की ट्रिक यही होती है कि आप कितना आपका परसेप्शन डेवलप्ड हो रहा है, और परसेप्शन आपका तभी डेवलप्ड होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपके पास कंसेप्ट्स होंगे। तो जितना नॉलेज हो सके उतना आप नॉलेज लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द, देखिए भारत में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी लगाने का। ये बहुत ज्यादा एक डिटेल टॉपिक है, जब हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि स्टेट पीसीएसएस में ना ये जो फंडामेंटल राइट्स है या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबको आता है, पर ये ऐसे कुछ डिटेल क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेते हैं और बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, तीन तरह की इमरजेंसी होती है ना, नेशनल इमरजेंसी हो गया, फिर आपका स्टेट इमरजेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स रूल होते हैं उसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और जो लास्ट इमरजेंसी होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड दीज इमरजेंसी प्रोविजंस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? The office of लोकपाल and लोकायुक्त of in India is based on which of the following? देखिए लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है। 2012-13 के राउंड है, आपने देखा होगा अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था और उनकी डिमांड ये थी कि लोकपाल का ऑफिस क्रिएट होना चाहिए। तो लोकपाल क्या करता है? लोकपाल ये करता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर वो ब्राइब ले रहा है या करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? उसके खिलाफ एक्शन लेगा लोकपाल का ऑफिस। और सिर्फ पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक सर्वेंट्स पे नहीं, मिनिस्टर्स तक के भी इसमें इंक्लूडेड हैं कि अगर कोई मिनिस्टर भी, कोई भी जो पावर में है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या वो करप्शन कर रहा है, वो ब्राइब ले रहा है या रिश्वत ले रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? उसके खिलाफ एक्शन लेगा आपका लोकपाल। तो लोकपाल का ऑफिस ये आपका सेंट्रल लेवल के लिए था, यानी कि जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं या आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो ये लोकपाल ऑफिस आपका था फॉर सेंटर। और अगर हम स्टेट की बात करें, भाई स्टेट में भी ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट में भी आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ऑफिस का टर्म था वो था आपका लोकायुक्त। तो ये जो दो ऑफिसेस हैं वो कहां से इंस्पायर्ड है? वो आपका है ओम्बड्समैन, जो कि आपका स्कैंडिनेविया से। इसको ध्यान से रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लोकपाल लोकायुक्त क्या है मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, वो जब हम डिटेल में जाएंगे ना सारा चैप्टर, अभी क्या है ल्यूसेंट को हम एमसीक्यूज में कर रहे हैं, तो कंसेप्ट जो है
वो मैं आपको उतना बता रहा हूं जो आपको अंडरस्टैंडिंग है। अभी ये सब बहुत ज्यादा है तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा क्लास आपको नहीं देना है, एकदम स्ट्रेट क्लास देनी है, और जो कंसेप्ट एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताने हैं। इसको हम बाद में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझिए क्योंकि एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। अभी इतना समझिए कि जो लोकपाल का ऑफिस है और जो लोकायुक्त का ऑफिस है वो आपका कहां से इंस्पायर्ड है, वो आपका है ओम्बड्समैन, जो कि आपका स्कैंडिनेविया पहली बार यहीं से स्टार्ट हुआ था। और क्या है लोकपाल लोकायुक्त, मैंने आपको बता दिया। चलो भैया ये लिस्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछने लग गया है, और इसमें ना बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम एक एक करके सारे को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को भैया मिला देना है, बस यही सिंपल करना है। तो उसमें पूछा गया है कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी। इमरजेंसी पावर की बात करें तो इमरजेंसी पावर भैया कहां से लिया गया, अभी मैंने आपको बताया कि जो इमरजेंसी पावर कहां से लिया गया वो भैया आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यूनियन स्टेट का जो रिलेशन है, जो यूनियन स्टेट का या जो राज्य और स्टेट का रिलेशन वो कैसा है, वो रिलेशन कैसा है कि जो यूनियन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के कंपेयर में अगर हम यूनियन सरकार यानी कि केंद्र सरकार की बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्गर था मैंने आपको बता दिया। ये ऐसा प्रावधान कहां से लिया गया है, कभी कभी इंडियन फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म यानी कि यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, इसको भी कनाडा से इंस्पायर किया गया। फेडरल क्या होता है, फेडरल यानी कि पावर स्टेशन। फेडरल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका पावर डिवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो कभी कभी यूनियन और स्टेट रिलेशंस भी आपका इंडियन फेडरलिज्म, ये दोनों टर्म सेम है। तो ये चाहे आपका इंडियन फेडरलिज्म आए या आपका यूनियन स्टेट रिलेशंस आए, दोनों आपका सेम वर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से इंस्पायर्ड है, यानी कि कनाडा के संविधान से इंस्पायर्ड है। अब जो अमेंडमेंट्स हैं भारत में अमेंडमेंट्स होते हैं ना, अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या, आर्टिकल 368 का उपयोग करके जो संशोधन होते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, हमारे संविधान में। तो ये किससे इंस्पायर्ड है, ये आपका इंस्पायर्ड है भैया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर है आपका 1 2 3 4। ये इस पे आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस डीपीएसपी इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड, emergency provisions inspired from the constitution of Germany, the union state relations inspired from Canada institution, amendments in the Indian constitution that is borrowed or inspired from the constitution of South Africa। clear हो गया। next question क्योंकि ये borrowed वाले questions बहुत ज्यादा आते हैं specifically in state PCS, तो ये मैंने ना इसलिए क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज्यादा लोग छोड़ देते, क्योंकि वो लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट कहां से इंस्पायर्ड किया है या फंडामेंटल ड्यूटीज, पर इसमें मैंने डिटेल रखा है कि आपका इमरजेंसी प्रोविजन हो गया या अमेंडमेंट्स हो गया, ये सारी चीजें भी ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बिगेस्ट सोर्स कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने आपको कई बार बताया कि इसका आंसर है भैया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो हमारे संविधान का बेसिक चंक है या जो हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो किस अधिनियम या किस एक्ट से है, किस एक्ट से इंस्पायर्ड है, तो उसका आंसर है भैया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर हो गया, ये कई बार मैं समझा चुका हूं, इसको ध्यान आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि देखिए ये इस तरह मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे ना 2-3 ठो, ताकि ये जितने भी डीप क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बड़े स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं, इसके पीछे ना कोई बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंसेप्ट ही करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेंस आपको तब लिखने को मिलेगा जब आप प्री क्वालिफाई करोगे, और प्री का नेचर ना आज की डेट में चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी स्टेट अदर पीसीएस एग्जामिनेशन, इस समय जो प्री का नेचर वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया। और ऑप्शंस में क्या होता है ना, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपने अगर मार्क कर दिया आंसर तो या तो वो सही है या तो वो गलत है। पर मेंस में क्या होता है ना, मेंस में आपके चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लिखते हो, तो चांसेस होते हैं कि अगर आपका आंसर आपने सही लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, या उतना अच्छा नहीं लिखा तो बिल्कुल 0 नहीं मिलेगा या नेगेटिव नहीं जाएगा। तो इस वजह से मेंस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पर प्री के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जरूरी हैं, क्योंकि जब आप मेंस तभी लिखोगे जब प्री क्वालिफाई करोगे। तो इसलिए बार बार ये जो मेरी सीरीज चल रही है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स देख रहे हैं फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों का। तो देख लेते हैं लिस्ट क्या क्या है। बाय इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद यूनियन ग्रेटर पावर, पहले आपको बताया कि ये भैया कनाडा से इंस्पायर्ड है क्योंकि ग्रेटर पावर है यूनियन के पास। फिर फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए भैया, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। फिर अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया। और लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, देखिए हम अगर 7th शेड्यूल की बात करें तो यूनियन लिस्ट होता है, फिर आपका स्टेट लिस्ट होता है, एंड द लास्ट वन इज योर कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट या जो लिस्ट का ये जो सारा प्रावधान है, ये कहां से इंस्पायर्ड है, ये आपका भैया इंस्पायर्ड है ऑस्ट्रेलिया के,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें कई बार पूछता है, इसको मिस नहीं करना है बार बार, इसलिए मैं ये चीजें ऐड कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act। देखिए प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है। प्रीएम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है और वो हुआ है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा कि प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, एक बार अमेंड हुआ है एंड द अमेंडमेंट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि उस अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड नहीं ऐड किया गया था, तो वो सिंपल आंसर है इसका डिग्निटी। डिग्निटी नहीं ऐड किया गया था, इसका मतलब 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। प्रीएम्बल ऐड हुआ था और उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे और वो वर्ड्स हैं आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब आप कहेंगे सेक्युलर, क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो एक्ट 1976 में आया था, 1976 में आया था, उसमें ऐड हुआ प्रीएम्बल में सेक्युलर टर्म? तो क्या उससे पहले भारत सेक्युलर कंट्री नहीं था? बिल्कुल सही, मतलब सेक्युलर था पर कंडीशन ये है कि ये मेंशन नहीं था। जब से हमें आजादी मिली है तब से भारत एक सेक्युलर कंट्री है। जब से हमें आजादी मिली है तब से भारत एक सेक्युलर कंट्री है, पर ये जो वर्ड है सेक्युलर ये मेंशन नहीं था। यानी कि हम मानते हैं हमारा सारा प्रोसीजर जो था वो सेक्युलर बेसिस पे ही था, पर ये टर्म मेंशन नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि ये जो वर्ड है ये मेंशन कर दिया गया, ये मेंशन कर दिया गया। बस यही डिफरेंस है। ये मत सोचने लगिएगा कि अच्छा 1976 से पहले सेक्युलर कंट्री नहीं था क्या भारत? ऐसा नहीं है भाई, जब से आजादी मिली है तब से भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सिर्फ ये वर्ड जोड़ा गया था, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। हमारा जो सारा प्रोसीजर था वो एक सेक्युलर कंट्री पे ही था। जब से भारत आजाद हुआ एक सेक्युलर कंट्री है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी आपको कि सेक्युलर टर्म ये सोचने लगे कि अच्छा उससे पहले सेक्युलर नहीं था भारत, सेक्युलर हमेशा से भारत एक सेक्युलर कंट्री रहा है, बस ये टर्म ऐड हो गया था। तो वो टर्म कौन कौन से थे? सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट वर्ड था, सेक्युलर वर्ड था और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुए, तो इसमें से कौन सा वर्ड ऐड नहीं होता? एंड दैट द वर्ड इज योर डिग्निटी। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल में आपका लिबर्टी मेंशन है, इक्वालिटी मेंशन है, जस्टिस मेंशन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोशलिस्ट है ये टर्म मेंशन है, पर जब प्रीएम्बल फॉर्म हुआ था यानी कि जब प्रीएम्बल पहली बार जोड़ा गया था, जब इनिशियल में हुआ था, तब आपका सोशलिस्ट टर्म ऐड नहीं था, उस वक्त नहीं था। ये कब ऐड हुआ था? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो सोशलिस्ट टर्म है वो ऐड हुआ था। तो जब प्रीएम्बल बना था तब कौन कौन से टर्म थे? लिबर्टी था, इक्वालिटी था, जस्टिस था और फ्रेटर्निटी भी था। यानी कि प्रीएम्बल में मेंशन था आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी कि आपकी लिबर्टी है, आप फ्री हैं, साथ ही साथ इक्वालिटी समानता, जस्टिस यानी कि न्याय, और एक टर्म है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। ये 4 वर्ड्स जो थे वो थे आपके प्रीएम्बल में मेंशन है। और सोशलिस्ट टर्म स्टार्ट में मेंशन नहीं था, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हो गया तो उसके बाद जोड़ गया। तो ये सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं और इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछता है दैट एंड स्पेसिफिकली इन स्टेट पीसीएस। तो ये क्वेश्चन तो भैया नहीं छोड़ने हैं, और अगर आप छोड़ भी रहे होगे तो अब तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, और भाई ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, लोग भूल जाते हैं एग्जाम में, तो गलती करके आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर ये पहला क्वेश्चन होगा ना, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो आप शायद कर लोगे, पर अगर ये आपको 50वें या 60th या ऐसे कुछ वैसे बहुत देर बाद दिख रहा है और उससे पहले आपके शायद कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो पैनिक में कि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ये आपको नहीं आ रहे हैं, गलत कर दिए, उस पैनिक में ये आते क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो इस वजह से ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान रखना कि भैया प्रीएम्बल में क्या क्रोनोलॉजी दी गई है। तो इसका आंसर है भैया पहला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये टर्म है भैया, इसको याद कर लो, ठीक है। ट्रिपल एस जैसे आर आया था ना, उसको याद कर लो। ट्रिपल आर आई थी ना, अभी बड़ी हिट गई है, उसका गाना को भी इसको गोल्डन अवार्ड्स मिला है। तो आर को ही आप तुम वो कर लो ट्रिपल एस, यानी कि एस सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, और DR यानी कि डॉक्टर, यानी कि आपका क्या हो गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एस ये कैसे याद करोगे? एस कैसे याद करोगे? ट्रिपल R याद रखना, ट्रिपल R तो नहीं भूलोगे, रामचरण और जूनियर NTR की जो भी पिक्चर आई थी। एस और DR।
इसको भैया या तो स्क्रीनशॉट ले लो, SSS और DR, यानी कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ऐसे टर्म्स होते हैं ये क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछता ही है और ये गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि पैनिक में क्या होता है, अच्छा सोशलिस्ट था, अच्छा नहीं पहले सोवरेन था, अरे अच्छा नहीं पहले सेकुलर था, तो भैया ये मत रखना, ये मत कंफ्यूजन करना। पहला है सोवरेन, सोवरेन यानी कि हम पूरी तरीके से आजाद हैं। जब हम आजाद रहेंगे, देखो अब मैं आपको ना इसको बढ़िया से लॉजिक समझाता हूँ। देखो सोवरेन पहले क्यों है, सबसे पहले हम आजाद हुए, हम आजाद हैं। सोवरेन में क्या होता है कि हम पूरी तरीके से आजाद हैं, किसी पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जब हम आजाद होंगे उसके बाद हम सोशलिस्ट होंगे, उसके बाद हम सोशलिस्ट होंगे ना, और जब हम सोशलिस्ट होंगे फिर हम सेकुलर होंगे। अब जब हम सेकुलर हो जाएंगे तो फिर हम डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, और डेमोक्रेटिक हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है जो रिपब्लिक है वो डेमोक्रेटिक रहेगा। तो सबसे पहले ये एस में कंफ्यूजन होती है, तो अगर एस की शुरुआत करनी है सोवरेन कैसे होगा कि सबसे पहले आपको आजादी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक आप आजाद नहीं रहोगे आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आजादी, आजादी कैसे, सोवरेन, आप सोवरेन हो गए। और उसके बाद भैया आपको याद है कि SSS लगाना है, सोवरेन हो गया, SS यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर हो गया। अब नहीं भूलना चाहिए, अब नहीं भूलना चाहिए, अब मत भूलना, ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क? क्यों जो केशवानंद भारती केस है, क्यों ये जो केशवानंद भारती केस है इसे लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है? क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, ये टर्म इजाज जो है वो पहली बार कहां हुआ था, जो फॉर्म्ड हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था टर्म, वो कहां पे हुआ था, वो आपका केशवानंद भारती केस में हुआ था। तो इस वजह से इसे लैंडमार्क बोला जाता है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन भी रखने चाहिए ना, हर सारी चीजें टफ थोड़ी रखनी है यार। देखो लाइफ क्या है, लाइफ में जिंदगी में हर चीज टफ नहीं है, हमें लगता है कि बड़ा हर चीज टफ होनी चाहिए। एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, SRK की, डियर जिंदगी, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देखिएगा। जब ऐसा नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, क्लास छोड़ के पिक्चर देखने चले गए, नहीं, जब टाइम मिलेगा तभी देखना भाई। तो उसमें क्या कहता है ना, शाहरुख खान कहता है कि जरूरी नहीं कि हमें हार्ड रास्ता ही लेना है, और जब तक हम हार्ड नहीं चलेंगे, हम हार्ड रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से हर चीज भैया टफ नहीं है, कुछ इजी भी रखें। इजी क्वेश्चन रहेगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हार्ड क्वेश्चन भी बड़े इजीली कर ले जाओगे, और हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले ही शायद सबने गलत किया होगा, पर वो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हैम्पर कर देगा, और फिर आप इजी क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो इस वजह से इजी क्वेश्चंस भी रखें। केशवानंद भारती केस क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म इजाद किया गया था, और इसके बाद से इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस जजमेंट को क्यों बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है। केशवानंद भारती केस से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक टर्म, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, आप कोई बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट में कोई बिल पेश हुआ, वो बड़ी इजीली से दोनों हाउसेस में पास हो गया। अब जुडिशरी प्रेसिडेंट ने भी वो सेंड कर दिया, जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी ने देखा कि अच्छा ये जो बिल पास हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, तो इस वजह से जुडिशरी के पास पावर है कि भैया उस बिल को वो नल एंड वॉइड कर सकते हैं, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट और बनता है कि क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो टर्म है, क्या जुडिशरी ने एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेन नहीं किया था। एक स्टेटमेंट और बनता है कि क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से था, तो कहेंगे नहीं, ये केशवानंद भारती केस के बाद आया था। और एक स्टेटमेंट और ध्यान रखना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, वो कहते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। तो 3-4 स्टेटमेंट बता दिए, इसको ध्यान में रखना भाई, भूलना नहीं है। तो ये था आपका आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी, फैक्ट्स भी बताया, कंसेप्ट भी बताया। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, मैं आपसे ये कहूंगा कि या तो आप उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लिख लोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। और ये हमारा चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियोस और आ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, उसका जवाब या उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मुलाकात करेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।